अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसिस के एडवांस कोर्स की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलेशनल डेटाबेसेस में टेबल्स क्या होते हैं या रिलेशंस क्या होते हैं। तो बगैर कोई टाइम जाएगी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस आर बेस्ड ऑन लॉजिकल कंस्ट्रक्ट नोन एज रिलेशन। यानी जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये रिलेशन पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है, जो कि एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कोई कंसेप्ट या कोई थ्योरी होती है, यानी एक लॉजिकल थ्योरी है। रिलेशन इज मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, यानी एक लॉजिकल तो है ही है, उसके साथ साथ रिलेशन एक मैथमेटिकल कंसेप्ट भी है, एक मैथमेटिकल थ्योरी भी है। इसी वजह से जो एंड यूजर्स हैं, रिलेशन को अमूमन टेबल सोचते हैं या टेबल को अमूमन रिलेशन सोचते हैं। A relation or table is two dimensional structure composed of rows and columns। यानी ये एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप नीचे एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट जीपीए और फैकल्टी आईडी वगैरह। तो ये एक रिलेशन या एक टेबल है, टू डी है, यानी टू डी मतलब एक इस साइड पे जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि रोज़ और कॉलम पर मुश्तमिल हुआ पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक यानी एक टेबल है या एक रिलेशनशिप है। ठीक है, टू डायमेंशनल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 7 रोज़ हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 6 कॉलम या 6 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, रोज़ को अमूमन ट्यूपल्स कहते हैं। टेबल्स आर आल्सो नोन एज रिलेशन बिकॉज EF कोड यूज टेबल एंड रिलेशन सिनोनिम टू ईच अदर। यानी जो EF कॉर्ड ने अपनी जब इंट्रोड्यूस कराए थे रिलेशन डाटा मॉडल, तो उसके अंदर उसने इस तरह किया था, टेबल और जो रिलेशन है उसको सिनोनिम किया था। तो इस वजह से टेबल को अमूमन रिलेशन भी कहा जाता है और रिलेशन को टेबल भी कहा जाता है, यानी ये एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, और अमूमन जो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करें तो उसके अंदर आप रिलेशन को डेटा सेट के नाम से भी देखेंगे। ठीक है, तो अमूमन आप लोगों ने देखा है कि जो डेटाबेसेस के अंदर जो रिलेशनशिप होते हैं, यानी एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से भी कुछ लोग इसको रिलेशनल मॉडल को रिलेशनशिप्स की वजह से रिलेशनल मॉडल कहते हैं, लेकिन ये गलत चीज़ है, क्योंकि बाकी जो मॉडल हैं वो भी रिलेशनशिप्स को अलाउ करते हैं। तो इस वजह से नहीं है, बल्कि रिलेशन की वजह से है। रिलेशनशिप्स एक डिफरेंट कंसेप्ट है, रिलेशन और रिलेशनशिप एक डिफरेंट कंसेप्ट है। रिलेशन और टेबल कंटेंट्स एंटिटी सेट। एंटिटी सेट पर पहले भी हमने बात किया, तो ये मैं बता दूं कि जो हमारे टेबल या रिलेशनशिप हैं, ये एंटिटी सेट, यानी ये नीचे जो एक एंटिटीज़ के अग्रेसेस है, स्टूडेंट एंटिटी के अग्रेसेस है, तो ये एंटिटीज़ का एक सेट होते हैं ये टेबल, यानी बहुत सारी एंटिटीज़ को लेकर बैठे होते हैं। तो एंटिटी सेट क्या होते हैं, तो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ग्रुप ऑफ रिलेटेड एंटिटी अक्रेसेस। जैसे कि आप स्टूडेंट देख सकते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, 2-3 एंटिटीज़ हैं, ठीक है, अक्रेसेस है, ठीक है, स्टूडेंट की, और ये सब मिलकर एक एंटिटी सेट बन रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले एक एग्जांपल दिखाई थी स्टूडेंट वाली, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि स्टूडेंट का एक टेबल था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस तरह है कि ये स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट के स्टूडेंट एंटिटी की बहुत सारी अक्रेंसेस हैं। ठीक है, एंटिटी सेट एंड टेबल आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी एंटिटी सेट और टेबल को इंटरचेंजेबली बोलते हैं, यानी टेबल या रिलेशन को कभी एंटिटी सेट भी बोल देते हैं और एंटिटी सेट को ही टेबल या रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ई टेबल रो रिप्रेजेंट सिंगल एंटिटी अकरेंस विद एन एंटिटी सेट। जैसे कि आप एंटिटी सेट देख रहे हैं, इसके अंदर एक एक रो एक अलग अकरेंस है, एंटिटी की अकरेंस है, या एक रिकॉर्ड अलग से एक एंटिटी अकरेंस है। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंगल एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी है और उसकी कोई भी अकरेंस जहाँ भी है, यानी ये जो रिकॉर्ड है उनको हम एंटिटी अकरेंस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विलियम बेरी का पहला रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये एक अकरेंस है। ठीक है, एक सिंगल एंटिटी अकरेंस है। ईच कॉलम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स एंड हैज़ डिस्टिंक्ट नेम्स, यानी हर कॉलम का आप देखिए एक डिफरेंट नेम है। ठीक है, और ये एक डिफरेंट एट्रीब्यूट है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रोज़ और कॉलम यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक इंटरसेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये एक कॉलम है और ये किस तरह से रो चल रही है। ठीक है, तो अगर रो और कॉलम का जो एक इंटरसेक्ट है, जैसे विलियम बेरी है, तो इसको हम अमूमन
सिंगल डेटा वैल्यू कहते हैं। या जैसे ये 3.5 है, यानी एक रो और एक कॉलम को इंटरसेक्ट करके एक डेटा वैल्यू बन रही होती है, ठीक है। ऑल वैल्यूज इन कॉलम मस्ट कन्फर्म एट्रीब्यूट्स करेक्टरिस्टिक और डेटा फॉर्मेट, यानी जो वैल्यूज़ तमाम होती है, जैसे कि ये स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ में देख लें या सब में देख लें, तो वो सारी वही उसी की डेटा यानी डेटा टाइप को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट की डेटा टाइप है एड्रेस, और डेट ऑफ बर्थ की है डेट, तो ये देखें सारी डेट फॉर्मेट में है। इसी तरीके से जीपीए नंबर्स में है तो ये जी नंबर्स में है। एड्रेस अगर स्ट्रिंग में या करेक्टर्स में है तो ये देख सकते हैं ये करेक्टर्स में है, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी अगर नंबर्स में है तो ये सारा कुछ नंबर्स में होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा तमाम इस तरह करते हैं कि उस कॉलम की या उस एट्रीब्यूट की जो डेटा टाइप पहले से सेट होती है, ठीक है, तो वो इस तरह कर लेते हैं कि उसको तमाम जो कॉलम है या जो उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड या डेटा इंटर हो रहा होता है, डेटा सेट होता है, वो उनको फॉलो या ओबे करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले आती है न्यूमेरिक, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा जैसे कि अमूमन नंबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये अमूमन मैथमेटिकल प्रोसीजर्स वगैरह को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट जीपीए है, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी है, ये न्यूमेरिक में है, ठीक है। उसके बाद करेक्टेड डेटा, जिसे अमूमन हम टेक्स्ट डेटा भी कहते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट डेटा क्या होता है? टेक्स्ट डेटा मतलब हमने इंग्लिश अल्फ़ान्यूमेरिकल में जो डेटा होता है, ठीक है, तो ये अमूमन टेक्स्ट वगैरह में, जैसे ये स्टूडेंट एड्रेस है, स्टूडेंट नेम है, ठीक है, तो ये किस लिए यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है ताकि इसके ऊपर हमने मैथमेटिकल वर्क तो नहीं करना होता, लेकिन ये बाकी चीज़ों के लिए एट्रीब्यूट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डेट, ठीक है। तो डेट जैसे कि आप स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ में देख सकते हैं कि डेट्स हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ये अमूमन हमारी जो डेट्स होती हैं, अमूमन जैसा कि मैंने आप लोगों को एक जूलियन फार्मेट में दिखाई है, तो डेट्स इसी मकसद के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। डेट्स का एक फार्मेट है, उसके बाद एक लॉजिकल फार्मेट है जो कि मैंने यहाँ शो नहीं किया। लॉजिकल फार्मेट क्या होता है? येस आर नो, ठीक है, अमूमन आपने देखा होगा टिक और अनटिक का ऑप्शन, तो सेम होता है लॉजिकल फार्मेट, ठीक है। और यहाँ मैं आप लोगों को बताते चलूँ, ईच एट्रीब्यूट है स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज़, यानी हर एट्रीब्यूट की एक स्पेसिफिक रेंज है जिससे कम भी वैल्यू नहीं हो सकती या जिससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जिस तरह स्टूडेंट आईडी है हमने रखा हुआ है 1 से लेकर कुछ भी, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकती। इसी तरीके से स्टूडेंट जीपीए 1 से लेकर 4 तक हो सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता, यानी माइनस में नहीं जा सकता। तो ये क्या होती है? ये इसकी एक रेंज होती है, यानी हर एट्रीब्यूट की एक रेंज होती है, ठीक है। यानी स्टूडेंट जीपीए है तो 0 और 4 के दरमियान है, तो हम कह सकते हैं कि इस जो एट्रीब्यूट की रेंज है तो वो 0 से 4 के दरमियान है। और यहाँ एक और चीज़ बताते चलूँ, ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम इज मटेरियल, यानी डेटाबेस में अगर आप एक रिकॉर्ड ऊपर जो शो हो गया या नीचे एक कर दिया हमने, तो ये चीज़ें इमटेरियल होती हैं, ठीक है, क्योंकि जो हम रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं वो ये चीज़ें खुद ब खुद ही पलक झपक कर लेते हैं। यानी अगर कॉलम कोई आगे चला गया कोई पीछे चला गया तो ये इमटेरियल चीज़ें हैं। उसके बाद है ईच टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की, हर टेबल की एक प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी की एक क्या होती है? तो प्राइमरी की इज अ एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, यानी कोई एट्रीब्यूट होता है, जिस तरीके से ये स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट है जो कि तमाम स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। कोई एट्रीब्यूट या कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि किसी रो को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी है जो तमाम स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि स्टूडेंट आईडी एक जैसे कि रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक प्राइमरी की है जो कि एक हर स्टूडेंट की एक अलग आईडी है या स्टूडेंट का एक अलग रोल नंबर है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि अमूमन जो रिलेशनल डेटाबेसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी टर्मिनोलॉजी बड़ी एक प्रिसाइज किस्म की होती है, ठीक है। तो कभी कभार हम जब डेटाबेसेस यूज़ कर रहे होते हैं या आरडीबी या रिलेशनल डेटाबेसेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारी फाइल सिस्टम की टर्मिनोलॉजीज करीब कर आती हैं या आ जाती हैं, ठीक है। तो अमूमन जो हमारी रोज़ होती हैं वो रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती हैं और कॉलम हमारे फील्ड्स करते हैं, ठीक है। और अमूमन जो हमारे टेबल्स होते हैं हम उनको फाइल्स कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर टेक्निकली ये बात की जाए तो ये चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। डेटाबेस टेबल हमारा एक लॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है, बजाय इसके कि हम इसे फिजिकल कंसेप्ट कहें, क्यों? और जो हमारे फाइल रिकॉर्ड या फील्ड है ये फिजिकल कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि
अमूमन हम कंप्यूटर में एक फ़ाइल को देखते हैं तो हम कहते हैं ये फ़ाइल है, लेकिन टेबल्स में आप देख सकते हैं कि एक पता नहीं कितने एक फ़ाइल के अंदर पता नहीं कितने टेबल्स होंगे या ये सारा कुछ होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा तो आप जो फाइल सिस्टम के कंसेप्ट हैं उनको डेटाबेस के कंसेप्ट से डिफरेंट ही रखें, क्योंकि ये लॉजिकल कंसेप्ट हैं फाइल सिस्टम के फिज़िकल कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो अमूमन जो हमारे नए ये चीज़ें सिर्फ हम स्टूडेंट्स नहीं करते, बल्कि हमारे साथ साथ जो आजकल के डेटाबेस के वेंडर्स हैं वो भी ये चीज़ें कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने रिलेशनल डेटाबेसिस की बात की है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टेबल्स के बारे में पता चला होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा कंसेप्ट यानी कीज़ क्या होती हैं, व्हाट आर कीज़, ठीक है, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली 2-3 वीडियोज़ में हम इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।